हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपके बीए के सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में जो आपका हिंदी गद्य है एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो आपका न्यू सिलेबस है उसको मैंने अपलोड कर दिया है कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो अगर अभी तक आपने अपना सिलेबस नहीं देखा है तो सिलेबस की लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपका यूनिट नंबर 1, यानी आपके बीए थर्ड सेमेस्टर में हिंदी गद्य का यूनिट नंबर 1 मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ और मैं आपकी ऑल यूनिट्स को कंप्लीट कराऊंगी नोट्स के साथ। तो स्टूडेंट्स देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी आज से क्लास और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों से कह दीजिए अपने फ्रेंड्स से कि इस पर क्लास स्टार्ट हो गई है चैनल पर। आप सभी लोग जुड़ जाइए चैनल से और अपनी क्लास को लेना स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए, आपका यूनिट नंबर 1 है हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, यानी कि हिंदी गद्य साहित्य का जो इतिहास है वो हमें पढ़ना है। सिलेबस में हर चीज डिस्कस हो चुकी है, आपको सब पता है क्या पढ़ना है। आपका यूनिट नंबर 1 में पहला टॉपिक है हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। जो हिंदी की कहानी है उसका उद्भव कैसे हुआ, उसकी शुरुआत कैसे हुई और उसका फिर विकास किस तरह से हुआ, हिंदी की कहानी आगे कैसे बढ़ी, वो हमें पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहानी का जो इतिहास है वो बड़ा पुराना है, अति प्राचीन है। संभवतः मानव जो सभ्यता के विकास के साथ ही साथ, यानी कि मानव की जो सभ्यता है जब उसका विकास हुआ तो उसी के साथ साथ कहानी कहने सुनने की भी बात चल पड़ी थी। जैसे स्टूडेंट्स, जो पहले का समाज होता था, पहले टाइम में क्या होता था, ज्यादा लोग इकट्ठा होकर बैठकर कोई उसमें से एक जो बूढ़े व्यक्ति हुआ करते थे, थोड़ा ज्यादा उम्र वाले, वो कहानी सुनाया करते थे और सारे लोग बैठ के कहानियां सुना करते थे। फिर धीरे धीरे कहानियां लिखने का, फिर आगे इसी तरह से कहानी का उद्भव हो गया। अब देखिए, साहित्य में जो कहानी है वो एक बहुत ही लोकप्रिय विधा मानी जाती है। कहानी की विशेषता इसी में है कि प्रबंध, काव्य, नाटक, उपन्यास आदि सभी में हमें कोई न कोई कहानी जरूर देखने को मिलती है। देखिए, जो कहानी है जब हम उसे पढ़ते हैं हमें कितना इंटरेस्ट पैदा होता है, आगे क्या होगा आगे क्या होगा। और फिर देखिए, जो भी हम कोई नाटक पढ़ रहे हैं या फिर कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं तो उसमें भी हमें जरूर कोई ना कोई कहानी या स्टोरी मिलती है। देखिए, कहानी तो कहानी है ही, लेकिन नाटक और उपन्यास के अंदर भी हमें कोई ना कोई स्टोरी जरूर देखने को मिलती है। देखिए, इसमें आपकी पहली हेडिंग है हिंदी कहानी का उद्भव, यानी कि हिंदी की कहानी की शुरुआत कैसे, उसका उद्भव कैसे हुआ। देखिए, गद्य की विधा के विकास के साथ ही कहानी का भी विकास जो वो भारतेंदु युग से माना जाता है। देखिए, जो हिंदी की गद्य की विधाएं हैं तो उनमें कहानी भी एक हिंदी गद्य की विधा है, तो उन्हीं के साथ ही जो हिंदी कहानी का विकास है वो भी भारतेंदु युग से ही माना जाता है। तो आप इस बात को याद रखिएगा। परंतु देखिए, कहानी प्राचीन वाङ्मय का भी अंग रही है, यानी कि उससे पहले भी कहानी वाङ्मय का अंग रही है। देखिए, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत आदि में भी कथाएं भरी पड़ी हैं। और देखिए, बौद्ध, जातक, पंचतंत्र, हितोपदेश, वृहत कथा, साहित्य संवाद, वैताल, पंचविंशतिका, शुक्र सप्तशती, सिंहासन द्वातिन त्रिंशतिका, 10 कुमार चरित आदि में कथाएं ही हैं। यानी इन सभी में कथाएं देखने को मिलती हैं, कहानियां देखने को मिलती हैं। तो इस तरह कह सकते हैं कि कहानी का जो उद्भव है इनसे होता चला आ रहा है। अब देखिए, ब्रज भाषा में 252 वैष्णव की वार्ता। देखिए, ब्रज भाषा में क्या है, गद्य में 252 क्या है, वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता भी उपलब्ध हैं। और ये हमारे विचार से हिंदी गद्य में प्रथम लिखित कहानियां हैं। यानी कहने का ये मतलब है कि जो हमारे विचार से ये कहा जा सकता है कि हिंदी गद्य में ये सभी पहली लिखित कहानियां हैं। कौन सी, जैसे ब्रज भाषा गद्य में 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता क्या है, उपलब्ध है। अब देखिए, यह बात दूसरी है कि इन्हें जीवन चरित्र मान लिया गया। इसके बाद नासिकेतोपाख्यान और वैताल 25 की भी चर्चा है। कहने का ये मतलब है कि देखिए, इन सभी के बाद जो नासिकेतोपाख्यान है और या फिर वैताल 25 है, इन सभी की भी चर्चा है कि यहाँ से भी कहानी का उद्भव हुआ। ये सभी पहले की लिखी गई कहानियां हैं। देखिए, इसमें आपकी दूसरी हेडिंग है हिंदी की प्रथम कहानी।
कि हिंदी की जो पहली कहानी है वो कैसी है, वो कौन सी है। देखिए हमने पढ़ा कि हिंदी कहानी का उद्भव किस तरह से हुआ, तो इन सभी में हमें हिंदी की कहानियां देखने को मिलती हैं। देखिए कुछ विद्वानों का ये कहना है कि इंशा अल्लाह की जो कहानी है, इंशा अल्लाह खान की एक कहानी है रानी केतकी की कहानी, तो कुछ विद्वानों का ये कहना है कि यही कहानी हिंदी की पहली कहानी है। और देखिए पर कुछ यह कहकर आपत्ति करते हैं कि इसमें कहानी के तो कुछ तत्वों का अभाव है। अभाव का मतलब कमी, और कहानी के तत्व का मतलब है कि जो स्टोरी के एलिमेंट होते हैं। तो जो इंशा अल्लाह खान की कहानी है रानी केतकी की कहानी, तो कुछ विद्वान ये कह रहे हैं कि इस कहानी के अंदर कुछ कहानी के तत्वों की कमी है, इस कारण ये पहली कहानी नहीं है हिंदी की। और कुछ विद्वानों का यही कहना है कि ये जो कहानी है रानी केतकी की कहानी, ये हिंदी की पहली कहानी है। उसके अलावा देखिए आचार्य शुक्ल सरस्वती में प्रकाशित किशोरलाल गोस्वामी की इंदुमती जो 1900 में प्रकाशित हुई को पहली कहानी मानते हैं। यानी कुछ जो विद्वान है वो आचार्य शुक्ल का जो सरस्वती है उसमें प्रकाशित जो किशोरलाल गोस्वामी की एक कहानी है इंदुमती, जिस कहानी का नाम है वो हिंदी की पहली कहानी है। यानी कह सकते हैं कि सब विद्वानों में ये मत है, किसी विद्वान को दूसरी कहानी को लेकर कहते हैं कि हिंदी की पहली कहानी है, कुछ विद्वान का ये कहना है कि दूसरे लेखक की जो कहानी है वो पहली कहानी है। और देखिए इसके बाद 1903 में शुक्ल जी की 11 वर्ष का समय, देखिए शुक्ल जी की एक कहानी है 11 वर्ष का समय। और 1907 में बंग महिला की एक कहानी है दुलाई वाली, ये दोनों कहानियां प्रकाशित हुई। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है, उनका मत है कि शुक्ल की कहानी आधुनिकता के लक्षण से युक्त तो अवश्य थी और किशोरी लाल की पूर्व प्रकाशित दोनों कहानियों से श्रेष्ठ थी। क्या मतलब, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि जो शुक्ल जी की कहानियां थी वो आधुनिकता के लक्षण से पूरी तरह से युक्त थी और किशोर लाल की जो कहानियां प्रकाशित हुई थी उनसे श्रेष्ठ भी थी, उनसे अच्छी भी थी। फिर भी दुलाई वाली में जैसा निखार था वैसा इसमें नहीं था। कहने का ये मतलब कि जो बंग महिला की कहानी दुलाई वाली है उसमें ज्यादा निखार है, वो ज्यादा अच्छी है, जैसा कि इस मतलब कि ये जो कहानी है शुक्ल जी की उसमें वैसा निखार नहीं था। आधुनिक साहित्यिका की दृष्टि से दुलाई वाली में ही हिंदी की सर्वप्रथम मौलिक कहानी है। इस तरह हम देख सकते हैं ना कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें कही, अलग अलग लेखकों ने अलग अलग कहानी को प्रथम कहानी मानी। तो इस तरह से हमें इन सभी कहानियों को देखते हुए, जैसे रानी केतकी की कहानी या फिर इंदुमती या फिर 11 वर्ष का समय, इन सभी को देखकर मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये लिखना है कि जो बंग महिला की दुलाई वाली ये स्टोरी है वही हिंदी की सर्वप्रथम मौलिक कहानी है और इसका कथानक सामान्य जीवन से लिया गया है। यानी सामान्य जीवन जो है वो इस कहानी का कथानक है, उस कहानी की जो है वो थीम है। और स्टूडेंट्स देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, तो मान लीजिए अगर आपका MCQ पेपर हो रहा है अगर, तो आप में ऑप्शन दे दिया जाए कि दुलाई वाली या फिर 11 वर्ष का समय या रानी केतकी की कहानी, इंदुमती, ये सारी 4 ऑप्शन दे दिए जाएं तो आप दुलाई वाली पर टिक करिएगा, क्योंकि अभी जब हमने पढ़ा तो हमने देखा कि फिर आखिर में क्या है कि दुलाई वाली हिंदी की मौलिक सर्वप्रथम कहानी है। तो और अगर आपसे छोटे शॉर्ट प्रश्न में पूछे तो आप इसी को लिखिएगा। अब देखिए आपकी तीसरी हेडिंग है कहानी का विकास यात्रा। हमने हिंदी का उद्भव देख लिया, कहानी का उद्भव देख लिया, उसकी पहली जो कहानी है हिंदी की वो भी हमने देख ली। अब जो हिंदी की कहानी है उसकी यात्रा किस तरह से शुरू हुई, उसका विकास कैसे कैसे आगे बढ़ा, कैसे उसका विकास हुआ। तो देखिए इसमें पहला आपका युग है प्रसाद युग, जैसे कि जयशंकर प्रसाद का युग हम ले सकते हैं। जैसे कि युग था उस यह उद्यान 1911 में हिंदू जो पत्रिका में प्रकाशित प्रसाद की कहानी ग्राम से माना जाता है। यानी कहने का ये मतलब है कि 2011 में जो हिंदू पत्रिका थी उसमें जो प्रसाद की एक कहानी ग्राम थी, ये ग्राम एक कहानी का नाम है, प्रसाद जी की ये कहानी है जो हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो कहने का ये मतलब है कि यहीं से हिंदी की कहानी की विकास की यात्रा शुरू हुई, यहीं से हिंदी की कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, उसका विकास होने लगा और उसमें धीरे धीरे डेवलप आने लगा। देखिए इस कहानी में प्रसाद ने ऋण की समस्या को उभार कर मानव व्यापार की व्यंजना सजीव प्रकृति की छाया में
करके कहानी को एक पुष्ट आधार दिया। यानी कि जो ये ग्राम की कहानी है, इसमें जो थीम है, जो प्रसाद जी ने जिस चीज का इसमें चित्रण किया है वो ये है कि जो ऋण की प्रॉब्लम होती है ना, लोन की जो समस्या होती है, उसको उभार कर जो मानव का व्यापार है उसकी सजीव प्रकृति का छाया उसमें खींचा उस कहानी में। और देखिए प्रकाश की जो अन्य है कहानियां जैसे चंदा, तानसेन, रसिया बालम, मदन मृणालिनी आदि अन्य कहानियां भी प्रकाशित हुई। देखिए ये प्रसाद जी की सभी अलग अलग कहानियां हैं। तो जिस तरह से उन्होंने कहानियां लिखा अलग अलग, तो धीरे धीरे जाकर अलग अलग कहानियां लिखी गई और अलग अलग उसमें थीम हमें देखने को मिला और उसका विकास धीरे धीरे होने लगा। आगे आप और भी पढ़ेंगे कि किस युग में और भी कहानियां सबसे ज्यादा विकास के स्तर पर पहुंच चुकी थी। अब देखिए इस युग में जो प्रमुख कहानीकार थे, जो कहानी लिखते थे, उनमें से जो प्रमुख थे, आपको याद रखना है किस युग की बात हो रही है। ये प्रसाद युग की बात हो रही है। प्रसाद युग के प्रमुख जो कहानी लेखक थे, वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रसाद युग के कहानीकार कौन थे, उनके नाम लिखिए। तो देखिए विश्वम्भर नाथ कौशिक की कहानी है रक्षा बंदर और ताड़। इस तरह आपको कहानी के नाम और लेखक के नाम याद रखना है जो कि प्रसाद युग के थे। उसके बाद राजा राधिकारमन प्रसाद सिंह की कहानी है कानों का कंगना। उसके बाद ज्वाला प्रसाद शर्मा की कहानी एक विधवा और दूसरी है तस्कर। उसके बाद गुलेरी जी की है उसने कहा था। देखिए सारी कहानियों का नाम है जो आप ब्रैकेट में देख रहे हैं। उसके बाद मुंशी प्रेमचंद्र की एक कहानी है पंच परमेश्वर। ये कहानी भी बहुत अच्छी है। उसके बाद आगे देखिए जीपी श्रीवास्तव की कहानी है हास्य प्रधान और पिकनिक। उसके बाद देखिए वृंदावन लाल वर्मा की एक कहानी है राखी बंद बाई। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त की कहानी है नकली किला। उसके बाद आचार्य चतुरसेन शास्त्री की कहानी है दुखवा महका से कहूं सजनी आदि। देखिए ये सभी प्रसाद युग के कवि हैं जिन्होंने कहानियों को लिखा है और इसी तरह से कहानी का विकास शुरू हुआ। अब देखिए प्रसाद युग की यहाँ पर बात हो रही है कि प्रसाद जो युग था तो वो हिंदी की कहानी की विकास का एक पड़ाव है, यानी यहीं से हिंदी कहानी का विकास शुरू हुआ। इसमें से कई कहानीकारों ने आगे चलकर हिंदी कहानी साहित्य को पुष्ट किया, यानी कि जो प्रसाद युग के कहानीकार थे, जो कहानियां लिखते थे, जो लेखक थे, उन्होंने आगे चलकर हिंदी कहानी जो साहित्य उसको बहुत ही आगे बढ़ाया। और देखिए इस युग का जो मूल्यांकन है हम शैली विकास की दृष्टि से कर सकते हैं, क्योंकि जो ये युग है इसी युग से हमारी जो हिंदी की कहानियां उनका विकास शुरू हुआ था। आगे देखिए कि राजनाथ शर्मा के अनुसार जो प्रसाद युग है तो उस प्रसाद युग में कहानी की कई शैलियों का विकास हुआ। मतलब कहानी की कई शैलियां प्रसाद युग में विकसित हुई, जिनमें से पहली कहानी का जो शैली है वो है भावुकतापूर्ण आदर्शवादी। तो इस तरह की कहानियां भी प्रसाद युग में लिखी जा रही थी, जैसे प्रसाद और राधिकारमन प्रसाद सिंह, ये इन लेखकों ने भावुकतापूर्ण आदर्शवादी कहानियां लिखी। उसके अलावा दूसरी जो कहानी लिखी जा रही थी वो थी घटनापूर्ण पारिवारिक कहानियां। तो जब पारिवारिक घटनापूर्ण की कहानियां थी उस टाइम चालादत्त शर्मा और कौशिक जैसे लेखक इन तरह की कहानियों को लिख रहे थे। देखिए इस तरह हम देख सकते हैं कि कितने प्रकार की कहानी की शैलियों का विकास प्रसाद युग में हुआ है। उसके बाद जो तीसरी शैली है कहानी की वो है यथार्थवादी कहानियां। तो देखिए इस तरह की जो कहानियां उस टाइम लिखी जा रही थी वो गुलेरी जैसे लेखक, यानी गुलेरी और चतुरसेन शास्त्री, इन लेखकों ने यथार्थवादी कहानियों को लिखा। उसके अलावा जो चौथी शैली थी कहानी की वो हास्यपूर्ण थी, जो कि जीपी श्रीवास्तव ने लिखी थी प्रसाद युग में। तो स्टूडेंट्स देखिए हमने प्रसाद युग को देखा कि किस तरह से प्रसाद युग में हिंदी की जो कहानियों की शैलियां थी, हिंदी कहानी की शैलियां विकसित हुई, जैसे भावुकतापूर्ण, आदर्शवादी, यथार्थवादी, घटनापूर्ण और हास्यपूर्ण। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रसाद युग में हिंदी की कहानियां की कौन कौन सी शैलियां विकसित हुई। तो आपको याद रखना है भावुकतापूर्ण, आदर्शवादी, यथार्थवादी, ये सारी कहानियों की शैलियां विकसित हुई। और आपको ये भी याद रखना है कि कौन से प्रमुख लेखक थे जो इन कहानियों को लिख रहे थे प्रसाद युग में। तो देखिए हमने सब आपको बता दिया, आप इनको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में यही सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो अब आ जाते हैं आपका दूसरी हेडिंग है प्रेमचंद्र युग। हमने प्रसाद युग को देखा किस तरह से कहानियों का विकास हुआ, उसकी शैलियों का विकास हुआ। अब प्रेमचंद्र युग देखेंगे। प्रेमचंद्र का युग बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पेपर में पूछा जाता है।
देखिए सन 1916 में प्रकाशित प्रेमचंद की जो कहानी पंच परमेश्वर है, उसने कहानी को एक नया ही रूप दे दिया। देखिए पंच परमेश्वर ये मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है और ये कहानी बहुत अच्छी है। तो जब ये 1916 में प्रकाशित हुई थी इनकी ये कहानी, तो इसने कहानी को एकदम नया ही रूप दे दिया था। यानी कि देखिए धीरे धीरे जब कहानी के शैलियों का विकास हो रहा था, विकसित हो रही थी कहानियां, तो उसमें नए नए एलिमेंट यानी तत्व भी शामिल होते चले जा रहे थे और कहानियां विकसित होती चली जा रही थी जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा था। आगे देखिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह कहानी मनुष्य जीवन की यथार्थ जटिलताओं के भीतर से निकालकर उनकी यथार्थ जो समस्याओं को छूती दिखाई देती और सत्य को स्वीकार करने की उस महिमामयी क्षमता का परिचय देती है। यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस कहानी की बात की है? जो मुंशी प्रेमचंद्र की पंच परमेश्वर कहानी है उसी की बात कर रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। उनका ये कहना है कि जो मनुष्य की जीवन होती है उसकी जटिलताओं को दिखाती है और सच्चाई को स्वीकार करने के बारे में परिचय देती है, लोगों को बताती है कि सत्य को किस तरह स्वीकार करना है, जो अनेक व्यवधानों के कारण सहज ही नहीं दिखाई देती। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया कि जो मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी है, मतलब वो क्या बताती है कि किस तरह से जटिलताएं मनुष्य के जीवन में आती हैं और सत्य को स्वीकार किस तरह से करना है, सत्य से पीछे नहीं हटना है। अब देखिए इस युग पर प्रसाद और प्रेमचंद दोनों की सम्मिलित श्रेष्ठता की छाप है। देखिए इस युग में भी, प्रेमचंद्र के युग में भी प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद दोनों की सम्मिलित श्रेष्ठता का ही छाप है और कहानियां का क्या है, विकास हुआ। प्रसाद जी की आकाशदीप, पुरस्कार, देवरथ जैसी श्रेष्ठ कहानियां सामने आ रही हो और प्रेमचंद्र की कहानियों की तो गणना करना ही संभव नहीं है। जैसे कि देखिए मुंशी प्रेमचंद्र की जो कहानियां थी जो उन्होंने लिख रहे थे उसकी गणना करना ही संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतनी कहानियां लिखी कि मतलब कहानियों का विकास बहुत तेजी से हुआ। और इसी युग में जो जयशंकर प्रसाद की कहानी आई, आकाशदीप या फिर पुरस्कार या फिर देवरथ, ये सब कहानियां भी बहुत ही श्रेष्ठ कहानी उस समय सामने आई। और देखिए इस युग में अनेक कहानीकार भी सामने आए जिसमें से अति विशिष्ट हैं। देखिए अब यहाँ पर प्रेमचंद्र युग के प्रमुख कहानीकारों की बात हो रही है, जिसमें सुदर्शन, पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी, शिव पूजन सहाय, राय कृष्णदास, चंडी प्रसाद हृदयेश, पंत और निराला, महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा, जयदेंद्र कुमार, भगवती प्रसाद वाजपेयी, पांडे बेचन शर्मा उग्र, नवीन, वृंदावन लाल वर्मा, विनोद शंकर व्यास, ईला चंद्र जोशी आदि। देखिए ये सभी प्रेमचंद्र युग के कहानीकारों के नाम हैं। इन्होंने भी प्रेमचंद्र युग में बहुत सी कहानियां लिखी और कहानियों का विकास हुआ, जिसमें से देखिए प्रमुख कौन थे? मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद। इनकी कहानियों की गणना करना ही संभव नहीं है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि प्रसाद युग के बाद प्रेमचंद्र के युग में भी किस तरह से कहानियों का विकास बहुत तेजी से हुआ और इन दोनों युगों में किस तरह से कहानीकार उभरकर सामने आए और इनके कारण कहानियों का विकास हुआ। अब देखिए डॉक्टर जय किशन प्रसाद खंडेलवाल के अनुसार, देखिए इन्होंने लिखा है परिभाषा, इसी युग की बात करें प्रेमचंद्र युग की, कि इस युग में कहानी समाज के विभिन्न वर्गों और उनकी अभिव्यक्ति का माध्यम बनी। यानी कि देखिए प्रेमचंद्र के युग में हर तरह की कहानियां जो सामाजिक हों या फिर जितने भी वर्ग हैं समाज में, उन सभी की अभिव्यक्ति का माध्यम बनी। कहानी के द्वारा भी समाज की दूर जो दशा थी उसको भी दिखाया जाने लगा था। लेखकों ने समाज को लेकर जो सामाजिक स्थिति उसको भी कहानी के थ्रू दिखाया। और देखिए प्रारंभ में यथार्थ चित्रण को प्रश्रय मिला तो प्रेमचंद्र ने आदर्श नखम यथार्थवाद को अपनाया, परंतु आगे चलकर आदर्श फीका पड़ गया। ध्यान दीजिएगा यथार्थवाद क्या था। हमने प्रसाद युग में पढ़ा था कि ये कहानी की शैली जो प्रसाद युग में विकसित हुई थी, तो मुंशी प्रेमचंद्र में भी शुरू में यथार्थवाद को ही अपनाया था, परंतु आगे चलकर ये आदर्श क्या था, फीका पड़ गया था और यथार्थ प्रमुख हो गया। यानी कि देखिए यथार्थ प्रमुख रहा। कहानी ज्यो ज्यो जनजीवन के निकट आती गई उनमें मानवीय गुण और दोषों का वर्णन होने लगा। यानी जिस तरह कहानी का विकास जैसे जैसे होता गया और जनजीवन की जिंदगी के जैसे जैसे करीब आती गई, तो उसमें जो मानवीय गुण है, मनुष्य के जो गुण और दोष है, उनका भी वर्णन कहानियों में होने लगा। यानी कि लेखक जो मानवीय गुण और दोष थे, यानी अच्छाई जो थी और जो बुराई थी,
उनका भी वर्णन अपने कहानियों में करने लगे। उसके बाद देखिए तीसरी हेडिंग है प्रेमचंद्रोत्तर युग। देखिए इस युग नवीन शैली के उद्धान का काल माना जाता है, यानी इस युग को नवीन शैलियों के उद्धान का काल माना जाता है। यानी इस युग में बहुत सी शैलियां आई और कहानी का बहुत तेजी से विकास हुआ। देखिए मनोविश्लेषणात्मक शैली की कहानियां, इस टाइम में मनोविश्लेषणात्मक जो शैली थी उसकी कहानियां सामने आई, जैसे कि जयदेंद्र कुमार की कहानी, ईला चंद्र जोशी की कहानी और अज्ञा ने रची है। यानी इन तीनों लेखकों ने मनोविश्लेषणात्मक शैली की कहानियों को इस युग में बहुत ज्यादा लिखा। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे किस तरह से कहानी का विकास होता गया, उसमें नई नई शैलियां आती गई और नई नई कहानियां लेखक लिखते चले। उसके बाद देखिए रोमानी कहानियों का भी निर्माण हुआ, रोमानी कहानियां भी लिखी जाने लगी, जिनमें लेखकों ने अश्क पहाड़ी, धर्मवीर भारती, उसके अलावा श्रीराम अली, देखिए लेखकों का नाम है जिन्होंने लिखा था इस तरह की कहानी, शंभुनाथ सिंह, R.C. प्रसाद सिंह, देवी दयाल चतुर्वेदी और बलवंत सिंह आदि उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने रोमानी कहानियों का निर्माण किया, जिन्होंने इस कहानी को लिखा। उसके अलावा देखिए समाजवादी विचारधारा को लेकर भी कहानी का एक वर्ग सामने आया। देखिए समाजवादी यानी समाज की विचारधारा को भी लेकर कहानीकारों का एक वर्ग सामने आया, यानी ऐसे भी कहानीकार सामने आए जिन्होंने समाजवादी विचारधारा को अपनी कहानी में प्रस्तुत किया, अपने कहानी में उसके बारे में लिखा। तो देखिए प्रेमचंद्रोत्तर युग में जो प्रमुख समाजवादी विचारधारा को लिखने वाले कवि लेखक थे, उनमें प्रमुख थे यशपाल। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये सभी लेखक के नाम है और कौन से लेखक जो समाजवादी विचारधारा को लेकर कहानियां लिखते थे। उसके अलावा रांगेय राघव, कृष्णचंद्र, अमृतलाल नागर, ख्वाजा अहमद अब्बास, अमृत राय, नरेंद्र शर्मा, विष्णु प्रभाकर माचवे, उपेंद्र नाथ अशक, भगवत शरण उपाध्याय आदि हैं। तो इन लेखकों के नाम आपने याद रखना है। पूछा जाता है कि जैसे पेपर में इस तरह से पूछता है कि किसी प्रमुख 5 समाजवादी विचारधारा कहानीकार के लेखकों के नाम लिखिए, तो आपको याद रहेगा तभी आप लिख पाएंगे। इसलिए आपको ये सब याद करना है, लेखकों के नाम और उनकी जो भी कहानियां, उनकी जो भी रचनाएं हैं। उसके अलावा देखिए राहुल और भगवती चरण वर्मा ने ऐतिहासिक कहानियां भी लिखी। अब देखिए पहले हमने क्या देखा, समाजवादी विचारधारा को लेकर कहानियां लिखी इन लेखकों ने। उसके अलावा राहुल ये लेखक हैं और भगवती चरण वर्मा ये लेखक हैं, इन्होंने ऐतिहासिक कहानियां भी लिखी। विचार प्रधान कहानी लिखने वालों में सियारा मशरन गुप्त, भगवती चरण वर्मा, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर माचवे, चंद्र किरण सोनरिक्सा, कृष्णचंद्र रावी आदि उल्लेखनीय है। देखिए जो राहुल और भगवती चरण वर्मा है, इन्होंने ऐतिहासिक कहानियां लिखी इस टाइम में। और जो विचार प्रधान कहानी लिखने वाले लेखक थे उसमें सियारा मशरन गुप्त, भगवती वर्मा आदि ये सभी कवि थे। और देखिए आगे, और देखिए इधर बिहार में रामरिच बोनीपुरी तथा नलीन विलोचल शर्मा, यानी कि दोनों लेखक हैं, इन्होंने भी कहानी लेखक में नवीन प्रयोग किए हैं, यानी कि कहानी को लिखने में नई नई शैलियों का इन्होंने भी प्रयोग किया है। उसके अलावा देखिए यह युग कहानी के चहुमुखी विकास का युग है, यानी कि जो प्रेमचंद्रोत्तर युग है वो कहानी के विकास का बहुत ही चहुमुखी युग है। इस युग में कहानी का बहुत ज्यादा विकास हुआ, नई नई शैलियां उभर कर सामने आई। देखिए शारिका, नई कहानी आदि पत्रिकाओं के माध्यम से भी कहानी के कई आंदोलन उभर कर सामने आए और कहानी के कई सैद्धांतिक पक्ष का भी पर्याप्त चर्चा हुई। देखिए सारिका और नई कहानी की पत्रिकाएं थी, इन्हीं के माध्यम से कहानी को लेकर बहुत सारे आंदोलन जो उभर कर सामने भी आए और बहुत से सैद्धांतिक पक्ष भी उस टाइम उनकी भी चर्चा हुई। देखिए जो प्रमुख आंदोलन थे जो कहानी को लेकर उभर कर सामने आए थे, कहानी के विकास में उभर कर जो सामने आए, उनमें प्रमुख जो आंदोलन है जैसे नई कहानी, अकहानी, समांतर कहानी, सचेतन कहानी, सहज कहानी, जनवादी कहानी, सक्रिय कहानी। देखिए ये सब कहानी है, इनकी चर्चा पृथक से की गई, यानी अलग अलग से इनकी भी चर्चा की गई है। जिस अपार मात्रा में कहानी का सृजन हुआ उसका पूर्ण उल्लेखनीय संभव नहीं, फिर भी कपितय नामों का उल्लेख तो आवश्यक ही है। राजेंद्र यादव, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, देखिए सभी लेखकों के नाम है जिन्होंने कहानी को लिखा है। जिस तरह से कहानी का विकास हुआ तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि उनका उल्लेख संभव नहीं है, मगर फिर भी हम उन लेखकों के नाम देख सकते हैं जिन्होंने कहानियों को लिखी और कहानियों का विकास हुआ।
जिसमें से राजेंद्र यादव, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर, आनंद प्रकाश जैन, मार्कंडेया, मन्नू भंडारी, हर्षनाथ, शिवानी, निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, तेजरानी पाठक, कमला चौधरी, ममता कलिया, कृष्णा अग्निहोत्री, हेमवती, सत्यवती मलिक, सोमा वीरा, मृणाल पांडेय, कृति चौधरी, कृष्णा सोपती, उषा प्रियम बदा, सूर्यबाला आदि हैं। इन सभी राइटर्स के नाम देख लीजिए। उसके अलावा देखिए इस युग की कहानी की इतनी अधिक विशेषताएं हैं, यानी कि प्रेम चंदोत्तर युग की जो कहानियां उभर कर सामने आई थी, कहानी का जब विकास हुआ तो कहानी की बहुत अधिक विशेषताएं हैं, बहुत अच्छी कहानियां थी, अलग अलग विषयों पर अलग अलग कहानियां लिखी जाने लगी थी। उन सब का जो सग्रम रूप से उभरना सहज संभव नहीं है। यह तो सर्वमान तथ्य है कि कहानी का रूप बदला और उसमें युग चेतना प्रस्फुटित हुई तथा विभिन्न आंदोलन के माध्यम से कहानी ने विभिन्न रूप धारण किए। यानी जितने भी यहाँ पे कहानी के आंदोलन हुए देखे हमने, उन आंदोलनों के माध्यम से कहानी ने अलग अलग रूप को धारण किया, अलग अलग विषयों पर कहानी लिखी जाने लगी। हिंदी कहानी अपने कथ्य और शिल्प दोनों की श्रेष्ठता पा चुकी है, यानी कि अपने कथ्य और शिल्प दोनों की श्रेष्ठता पा चुकी है और एक शतक साहित्यिक विधा के रूप में प्रतिष्ठित भी हो चुकी है। यह निरंतर गतिशील है। आज भी श्रेष्ठ पत्रिकाओं में प्रतिमास अनेक कहानियां छप रही हैं, यानी कि आज भी जो पत्रिकाएं हैं उनमें भी प्रतिमास अनेकों कहानियां छप रही हैं। आज की कहानी संवेदन और शिल्प की नई भूमिका पर आधारित है। आज कहानी के विकास की संभावना जो अन्य विधाओं से अधिक है, क्योंकि यह छोटे आकार की लोकप्रिय विधा है। यानी कि जो कहानी है वो एक छोटे आकार की बहुत ही लोकप्रिय विधा है। देखिए कहानी एक विधा है और जब कहानी हम पढ़ते हैं तो कितनी इंटरेस्टिंग होती है, जब हम उसको पढ़ते हैं हम उसी में खो जाते हैं। तो इसलिए एक छोटे आकार की, छोटे साइज की होती है, बहुत बड़ी भी नहीं होती और बहुत ही लोकप्रिय विधा है, लोग इसे पढ़ना पसंद करते हैं। तो देखिए आपका जो कहानी का उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, हमने आज की वीडियो में पढ़ा और हमने जो भी शैलियां देखी हैं, जो भी शैलियों का विकास हुआ, तो आप उनको अच्छे से याद रखिएगा, उनके लेखकों के नाम याद रखिएगा, क्योंकि देखिए ये सारी चीजें आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर नेक्स्ट वीडियो आएगा। अलग अलग टॉपिक पर मैं अलग अलग वीडियो अपलोड करूंगी और आपकी और यूनिट्स को कंप्लीट कराऊंगी। उसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप अपने बीए के 3rd सेमेस्टर में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं या फिर सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो उसके भी क्लास मेरे चैनल पर स्टार्ट हो चुकी है। और उन दोनों सब्जेक्ट का जो प्लेलिस्ट की लिंक है मैं उसको आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो जाते जाते एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी वीडियोस पढ़ने के लिए मिलेंगी अपने अदर सब्जेक्ट की। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।